आज का हमारा ट्यूटोरियल है एटॉमिक ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एकेडमिक्स के साथ साथ ये हमारे कॉम्पिटिशन में भी आते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग 3 डायमेंशनल एरिया अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। क्या मतलब है इसका मतलब है न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो 3 डायमेंशनल एरिया है उसमें इलेक्ट्रॉन के जहां जहां पर भी मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये ऑर्बिटल क्या है? जनरली कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी सर्टेन पाथ पर घूम रहा होता है। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन वास्तव में न्यूक्लियस से लेकर के और जहां तक उसका शेल होता है, पहले ऐसा मानते थे, आजकल मानते हैं शेल नहीं ऑर्बिटल, जहां तक उसका ऑर्बिटल होता है उस कितने ही एरिया में आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। वो किसी एक जगह पर नहीं होता, वो एक पाथ को फॉलो नहीं करता, वो किसी भी हिस्से में मिल सकता है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% होती है या उससे ज्यादा होती है, उस जगह को हम बोलते हैं उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल। ये उसका ऑर्बिटल होता है। और अब हम लोग समझ लेते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स ये एक्चुअली वो नंबर हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। इन अदर वर्ड हम इसको बोल सकते हैं एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी पर्सन का हमको एड्रेस बताना होता है, उसको लेटर पोस्ट करना होता है, तो हमें कम से कम 4 बातें तो मालूम होना चाहिए। कौन सी 4 बातें? कि वो किस शहर में रहता है, शहर के भी किस कॉलोनी या मोहल्ले में रहता है, उसके बाद उसका मकान नंबर क्या है, और फाइनली हमें उसका नाम मालूम होना चाहिए। तभी हम उसको ठीक से लोकेट कर पाएंगे और तभी उसको वो लेटर मिल पाएगा। ठीक ऐसा ही यहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ में होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है हाइड्रोजन को या He पॉजिटिव को या Li डबल पॉजिटिव को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं वो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि उनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है। अब तीसरा शेल के बाद सब शेल के बाद ऑर्बिटल में भी उसका स्पिन। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं, वो चीजें, वो नंबर जो हमें इन 4 चीजों की इंफॉर्मेशन दे कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, शेल के कौन से सब शेल में है, सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल में भी क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। 4 नंबर के सेट, ये 4 नंबर का जो सेट हो गया ना, इसी को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। अभी 4 सेट में कौन कौन से क्वांटम नंबर्स आते हैं हम समझ लेते हैं। पहला क्वांटम नंबर हमारा होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट वन इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब मैं इन सब को आपको एग्जाम्पल के साथ और पूरा डिटेलिंग करता हूं इसकी, उसको समझ लेते हैं। हमारा पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन नील्स बोहर ने दी थी अपने बेलमोन एटॉमिक मॉडल में। उन्होंने ही बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स को अगर याद हो तो उनको एनर्जी शेल भी कहा था, एनर्जी शेल, और उसी को ही बाद में एन से डिनोट किया था, और वही थे के एल एम एन एंड सो ऑन। ये वही चीज है, कुछ नहीं है। और इसके साथ में एक बात और यहां पर समझ लीजिए कि ये जो एन है, एन की वैल्यू होल नंबर होती है, और ये क्या क्या बताता है? ये बताता है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को। इससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमारा शेल कौन सा है।
नंबर 1, शेल के अलावा हमको मालूम पड़ता है कि इसकी एनर्जी कितनी है। अगर कोई शेल न्यूक्लियस के पास में है तो उसकी एनर्जी कम होगी, और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, और जितना दूर हो रहा है उसकी एनर्जी उतनी ही बढ़ रही है। इसकी हेल्प से हमें एक बात और भी हो सकती है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पर्टिकुलर शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिएगा यहां पर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है हमारा, और न्यूक्लियस के अराउंड ये 1 2 3 4 ये डिफरेंट शेल्स हैं, और ये डिफरेंट शेल्स वास्तव में n को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं? जैसे कि ये है K L M N, इसको आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ करके आए हैं, तो इसमें K L M N, लेकिन ये वास्तव में n है, और इनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरह से लगातार ये आगे बढ़ती चली जाती हैं इनके नंबर। और मैंने अभी बताया कि सबसे पहला वाला शेल जो होगा वो न्यूक्लियस के सबसे पास में है, जितना पास में है उसकी एनर्जी उतनी कम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई इलेक्ट्रॉन 6th शेल में है तो उसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो एनर्जी लगातार इस तरह बढ़ती जा रही है। और मैंने भी कहा कि इसकी हेल्प से हम एक बात और भी निकाल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसका फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स 2n²। 2n²। किस तरह से? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स 2n²। इसका मतलब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 into 1² that is 2 into 2 square, 2 to the 4 into 2 that is 8, 2 into 3 square, यहां पर हो जाएगा 18। ऐसे ही 2 into 4 square 32, और इस तरह से। लेकिन एक बात ध्यान करने की है कि अब तक किसी भी शेल में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिले हैं। मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन अभी तक किसी भी शेल में नहीं मिले हैं। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इस तरह बोहर का एक अचीवमेंट ये भी था कि उन्होंने किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता दिए थे। हमारी दूसरी क्वांटम नंबर है एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसके दूसरे नाम भी हैं, सफेडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसके लिए, और इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इनमें से हम किसी भी नाम से इसको कह सकते हैं, एक ही मतलब होता है। इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी थी वो सबसे पहले दी थी समरफील्ड ने। समरफील्ड ये साइंटिस्ट थे जो बोहर के बाद आए थे, और बोहर की कुछ प्रॉब्लम्स को इन्होंने ठीक करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले वो समरफील्ड ने इसके बारे में हमको इन्फॉर्म किया। इस क्वांटम नंबर से हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है? तो आप रख लीजिए, पहली वाली क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी उसने हमको एनर्जी बताया था, और ये क्या बता रही है? ये बता रही है शेप। ये बता रहा है हमको शेप। क्लियर? और इसके साथ में अगली बात और समझ लीजिए, ये शेल नहीं बता रहा है, शेल के अंदर सब शेल को बता रहा है। अगर हम ये मान लें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर शहर को बता रही थी, सिटी को बता रही थी, तो ये वाली क्वांटम नंबर मोहल्ले को या कॉलोनी को बता रही है, ये उसके अंदर आते हैं। इसका मतलब है कि शेल अल्टीमेट नहीं होते, शेल को भी सब डिवाइड करा जाता है सब शेल्स में, एनर्जी को भी डिवाइड करते हैं सब एनर्जी लेवल में। जैसे किसी भी कॉलोनी या किसी भी मोहल्ले का जो भी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है वो उसके शहर से होती है ना, ठीक ऐसे ही ये जो सब शहर है इसकी वैल्यू भी डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम
नंबर के ऊपर। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी उसी के बेस पर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालते हैं, मैं कंपैरिजन से आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल n और l की देख लेते हैं। इससे पहले बता दूं आपको, एक फॉर्मूला होता है l इक्वल्स 0 to n-1। क्या मतलब है इसका मतलब है l की वैल्यू मिनिमम जो होगी वो 0 होगी, कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। और ठीक ऐसे ही उसकी जो मैक्सिमा होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है वो n-1 होती है, यानी n से एक वैल्यू कम होती है। तो ये मिनिमा टू मैक्सिमा। एक बात और समझिए, जब हम टोटल वैल्यू की बात करते हैं और एक बार हम पर्टिकुलर वैल्यू की बात करते हैं, ये दो बातें हैं, टोटल वैल्यूज, पर्टिकुलर वैल्यूज। मैं जब आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तब इन दोनों में डिफरेंशिएट करा के बताऊंगा कि इन दोनों को अलग अलग कैसे पहचानना है। लेकिन फिलहाल तो हमको यही समझ लेना है कि हम टोटल वैल्यूज कैसे निकालें। तो टोटल वैल्यूज कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स 1, यानी कि फर्स्ट शेल, पहले शेल में कितने सब शेल होंगे ये निकाल लेते हैं हम। l की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली ये 0 होगी। 0 क्यों होगी, हम किसी भी तरह से देखें, मिनिमा से देख लें, चाहे n-1 के बेस पर देखें, दोनों ही कंडीशन में हमें क्लियर हो रहा है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी। ठीक ऐसे ही अगर हम देखते हैं, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। यस, क्यों, ऐसा कैसे, क्योंकि हमने लिखा है 0 to n-1, इसका मतलब 0 से लेकर के n-1 तक की सारी वैल्यूज 0 and 1, तो दो वैल्यू आ रही है ना इसकी, दो वैल्यू। एक बात और, कुछ कंडीशन में इनकी वैल्यू के बराबर रहती है। कैसे, ये 2, ये भी 2। आगे देखते हैं, अगर थर्ड शेल है तो उसमें टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, तो थर्ड शेल में होंगी 0, इसके बाद 2 लिखते हैं, नहीं 2 नहीं लिखेंगे, 2 तो है लेकिन 2 के साथ में 1 भी रहेगा। क्यों, क्योंकि 0 से n-1 तक की सारी वैल्यू होती है, एक वैल्यू नहीं होती है। 0 to n-1, इसका मतलब 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी। सिमिलरली तो 4, अगर आप फोर्थ के लिए देख लेते हैं तो 4 में क्या कंडीशन आएगी, 0, 1, 2 and 3। इज दैट क्लियर, ये सारी वैल्यूज होती हैं, एक वैल्यू नहीं होती है, टोटल को हमें निकालना पड़ता है। तो 0 to n-1। तो इस तरह हमने क्या देख रहे हैं कि l की हमको डिफरेंट वैल्यूज मिल गई। अब ये l की वैल्यूज जो मिली है बता क्या रही है, हमें क्या मालूम पड़ रहा है, 0 से क्या मालूम पड़ रहा है, 1 से क्या मालूम पड़ रहा है, कुछ ही नहीं मालूम पड़ रहा। नहीं, इनका भी मतलब है। क्या मतलब है, इनको हम डिकोड करें, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इनको हम किस तरह बताते हैं, याद करिए, सबशेल से, सबशेल कौन से थे, S, T, D, F, याद करिए, है ना मुझे, वो यहां पर सबशेल यही है। अगर L की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है ये S सबशेल है, S सबशेल। और अगर 1 की बात करें तो 1 का मतलब होता है P सबशेल। और ऐसे ही अगर 2 की बात करें तो यहां पर 2 का मतलब होता है D सबशेल। और 3 की बात करें तो ये हो जाता है हमारा F सबशेल। अब S, T, D, F, इससे हमें क्या मालूम पड़ गया, एक बात और मालूम पड़ गई। क्या मालूम पड़ रही है कि पहले वाले शेल में केवल एक सबशेल होगा, तो दैट इज S, केवल एक S। और वहीं पर सेकंड की बात करें तो सेकंड में S भी होगा, P भी होगा, 2 सबशेल होंगे। ऐसे ही तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे वाले में हमको S, P, D 3 सबशेल्स होते हैं। और चौथे की बात करें तो हमको S, P, D, F 4 सबशेल्स होते हैं। तो इस तरह हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि किसमें कितने सबशेल्स होते हैं।
पहले शेल एक सब शेल में, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 एंड सो ऑन। इस तरह से हम, लेकिन एक बात और समझ लीजिए, अब तक हमें केवल 4 सब शेल की इंफॉर्मेशन है, 4 की। इसके अलावा बुक्स में क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जी सब शेल का। क्या है जी? ये कहां से आया? अभी ये हाइपोथेटिकल है, अभी तक हाइपोथेटिकल है, लेकिन जब भी कभी आएगा तो हम इसके बारे में समझेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि एफ के बाद जी, एच कुछ भी आएंगे जब आगे रिसर्च होंगी, क्योंकि पहले जब शुरुआत हुई थी तो सोचा नहीं गया था इनके बारे में, अब इनको पढ़ रहे हैं। हो सकता है आगे और भी शब्द शेल्स मिले, और जो नए नए शब्द शेल्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको अभी से तैयार रहना है। एक बात और, ये एस पी डी एफ इनका मतलब क्या है? जी, इनका भी मतलब है, ये स्पेक्ट्रल लाइन में दिख रहे हैं एक्चुअली, इसलिए इनका मतलब है। और क्या मतलब है? एस का मतलब है शार्प, पी का मतलब है प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज, और एफ का मतलब है फंडामेंटल। फंडामेंटल इसका मतलब जो लाइनें हमको बहुत शार्प, बहुत तीखी, बहुत चमकीली दिख रही हैं, वो एस को बता रही होती हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को ऐसे स्टडी नहीं करते, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम इसकी स्टडी होती है। और जब स्पेक्ट्रम के बेस पे स्टडी हो रही है तो ये शार्प प्रिंसिपल जो मेन लाइन दिखाई पड़ रही है, जो टूटी हुई लाइन हो गई डिफ्यूज, और जो पूरे में बिखरी हुई लाइनें होंगी वो हो जाती हैं फंडामेंटल, यानी वो एफ शब्द को बता रही होती है। हमारी नेक्स्ट थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर एक समझने वाली बात है कि m जब 2 क्वांटम नंबर थी, फिर तीसरे के बारे में हमारे दिमाग में कहां से आया? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है ज़ीमैन इफेक्ट। इससे पहले आप लोगों ने ज़ीमैन इफेक्ट पढ़ा हुआ है। ज़ीमैन इफेक्ट क्या था? उनके अकॉर्डिंग जब भी किसी स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो वो स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर लाइन में स्प्लिट हो जाती है, फर्दर लाइन में टूट जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फर्दर लाइन में टूट क्यों रही है? इसलिए टूट रहा है क्योंकि वो पहले से ही छोटी छोटी लाइनों से मिलकर बना है, यानी अभी उसके अंदर भी कुछ और डिटेलिंग्स बाकी थी जो हम नहीं देख पाए थे अब तक। तो वो डिटेलिंग्स जो थी उसी के बेस पर समझ में आया कि अभी एक और भी क्वांटम नंबर है, दैट वाज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसीलिए इसको मैग्नेटिक फील्ड से मिली थी ना, इसीलिए इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा गया है। अब बिल्कुल इसी तरह से इसकी वैल्यूज किस पे डिपेंड करती हैं? इसकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं एल की वैल्यूज पर। डायरेक्टली ये एल पर डिपेंड करता है, उस सब शेल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें ये मिलता है। तो यहां पर हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, इसके डिफरेंट फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला देखिएगा, पहला है n इक्वल्स -l 0 प्लस l, पहला फॉर्मूला है इसमें, यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी -l के बराबर होगी, बीच की सारी, उसके बाद प्लस l। याद है हम किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू एक ही होगी। हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब शेल में टोटल कितने हमको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, हम उन सब की बात कर रहे हैं। ये आपको आगे क्लियर होगा। दूसरी बात, हम इसको एक और तरीके से निकालते हैं, m इक्वल्स 2l प्लस 1, ये भी इसका फॉर्मूला है, m इक्वल्स 2l प्लस 1। तो ये दूसरा इसका अगला फॉर्मूला है। हम चाहें तो इसकी वैल्यू फॉर्मूला के बेस पर n से भी निकाल सकते हैं। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे निकाल सकते हैं? m इक्वल्स 2l प्लस 1, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और n की l के बेस पर कैसे निकालते हैं वो भी समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा l और ये हो गया हमारा n। सपोज कभी हमारा इसकी वैल्यू 0 है तो फॉर्मूला हमें याद है 2l प्लस 1, तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1, दैट इज 0। या इसको मैं ऐसे भी देख ले, -l 0 प्लस l, क्योंकि l अपने आप में 0 है तो -l 0 प्लस l, सीधी सीधी बात है, इसको हमको 0 लिखना चाहिए। अगर l की वैल्यू 1 है
तब m की वैल्यूज क्या होंगी? फ्रॉम मिनिमा टू मैक्सिमा, बीच की सारी वैल्यूज भी कंसिडर कीजिए, कोई वैल्यू छूटना नहीं चाहिए। तो ये होगी -1, 0, +1 और 3। अगर हमारी वैल्यू 2 है तब क्या होगा? -2, -1, 0, +1, +2। और अगर हमारी वैल्यूज है 3 तब कैसे बनेगा ये? तब भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। -3, -1, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। एक्चुअली जो ये बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं ऑर्बिटल्स को। तो जो हम m पढ़ रहे हैं, m है क्या? m एक्चुअली ऑर्बिटल्स हैं। इन अदर वर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसीलिए तो ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हमारा s सबशेल है, s कितने ऑर्बिटल हैं? ओनली 1 ऑर्बिटल। अगर p सबशेल है तो इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? इसमें 1, 2, 3 ऑर्बिटल्स हैं। और अगर हमारा d सबशेल है तो इसमें 5 d ऑर्बिटल्स होंगे। और ऐसे ही अगर हमारा f सबशेल है तो इसमें हमारे 7 सबशेल्स होंगे। समझ लीजिए आप, इस तरह से हम अगर हमसे कभी ऑर्बिटल्स का नंबर भी निकलवाते हैं, मैं सर गलत बोलूं तो ये m बता रहा है आपको ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन। तो हम देखें अगर हमारा s सबशेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? केवल एक ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल। p में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1, 2, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। इनकी भी वैल्यू होगी, जो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा इसके लिए। और अगर d सबशेल है तो उसमें 5 d ऑर्बिटल्स होंगे, 5 d ऑर्बिटल्स। और ऐसे ही f सबशेल में 7 f आपके ऑर्बिटल्स होंगे, जो कि इस तरह से वैल्यू आती है। इनको निकालें। लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन किसने दी थी? इसकी इंफॉर्मेशन प्लेनबेक और गॉडस्मिथ ने दी थी। इससे पहले वाली क्वांटम नंबर मैग्नेटिक, उसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों से रह गई थी। वो किसने दी थी? उसको दिया था लिंडे ने। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया था लिंडे ने, और स्पिन क्वांटम नंबर किसने दी थी? ये दिया था प्लेनबेक और गॉडस्मिथ ने। इस तरह से इसको देखें तो इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में प्लेनबेक और गॉडस्मिथ ने बताया था। अब इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेंगी? ऑब्वियसली जो ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल का s है, ये उसी ऑर्बिटल पर इसकी वैल्यूज डिपेंड करेंगी। लेकिन इसकी केवल 2 वैल्यू हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? एक्चुअली बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि हमारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन किधर है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 2 ही कंडीशन हो सकती हैं। अगर क्लॉकवाइज होगा तब इसके लिए, क्लॉकवाइज के लिए इसकी वैल्यू +½ होती है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इसकी वैल्यू -½ केवल 2 ही वैल्यू हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई एक ऑर्बिटल है, उस एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और तब ऐसे में उनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी? +½ -½ ये 2 वैल्यू हो सकती हैं। एक बात और, कुछ लोग इसको इस तरह से भी बनाते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये इस तरह भी बन सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं होती है। हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं कि s की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है s = 2m। m ऑर्बिटल हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये, इसके अलावा s = 2 12 +
1, ये भी इसका फॉर्मूला हो जाता है L की रेस्पेक्ट में, या फिर 2n², ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हम निकाल सकते हैं किसी शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से भी हम इसका फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। इस तरह आज हमने सारे क्वांटम नंबर की नॉलेज ली। कौन कौन सी क्वांटम नंबर थी वो हमने सबको स्टडी किया। अब अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, क्योंकि जनरली इनकी नॉलेज तो होना जरूरी है, इसके साथ में हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि किसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। कोई न्यूमेरिकल हमको दे दिया गया है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। मैं आपको बोर्ड में एज वेल एज जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं उन्हें कराने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं।